इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर लोकसभा में अपना संबोधन दिया। पिछले 24 दिनों से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन बेहद महत्वपूर्ण था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और भारत पर असर पर बात करने के लिए आया हूं। इस समय वहां हालात चिंताजनक है। पीएम मोदी ने कहा कि गैस और तेल के संकट को रोकने के लिए सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर से संपर्क में है और प्रयास है कि जहां से संभव हो वहां से सप्लाई होती रहे। इसके लिए सहयोगियों से भी बातचीत कर रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए। इस समय हमारी कोशिश है कि देश में तेल और गैस का संकट पैदा ना हो। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान और अमेरिका और इजरायल के बीच जारी युद्ध के हालातों और युद्ध से उपजे संकट पर रविवार को एक समीक्षा बैठक की। पीएम ने मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। दुनिया में आई अस्थिरता के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की रसोई को सुरक्षित रखने पर भी चर्चा हुई। बैठक का मुख्य संदेश था, दुनिया में हलचल चाहे जो भी हो, भारत की सप्लाई चेन पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। अब इस बैठक पर नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। इस खबर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी युद्ध के हालातों और युद्ध से उपजे संकट पर रविवार को समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
दुनिया में आई अस्थिरता के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की रसोई को सुरक्षित रखने पर इस बैठक में चर्चा हुई है। इसका मुख्य संदेश था, दुनिया में हलचल चाहे जो हो, भारत की सप्लाई चेन पर आंच नहीं आने दी जाएगी। अब इस बैठक पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एनडीए के नेता इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और जो केंद्रीय हमारा सरकार है, केंद्र की सरकार, उसकी पैनी नज़रें हैं पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस पे, क्योंकि वहाँ से ही क्रूड ऑयल आता है, फर्टिलाइज़र आता है, गैस आता है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे ही शिप सबसे पहले थे, जो ईरान ने भी परमिशन दिया, इजराइल ने भी परमिशन दिया। ये अपने आप का बहुत बड़ा कूटनीतिक विजय था कि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे से युद्ध लड़े, लेकिन दोनों ने हमारे जहाज़ों को आने का परमिशन दिया। फिर भी फर्टिलाइज़र्स की थोड़ी कमी की बात आ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि फर्टिलाइज़र्स का जो अपना स्टॉक है वो तो काफ़ी है सीज़न के लिए, लेकिन और स्टॉक करके रखें। और देखिए, इतनी पूरी दुनिया में कच्चे तेलों की कीमतें बढ़ी हैं, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी अलग अलग देशों में बढ़ी हैं। पाकिस्तान में तो ऑफिस को 4 दिन कर दिया गया, स्कूलों को 2 हफ्ता के लिए बंद कर दिया गया। भारत में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस यथावत है। तो हम लगातार मिडिल ईस्ट के क्राइसिस पर नज़र बनाए हुए हैं, वैकल्पिक व्यवस्था पे भी कर रहे हैं। रूस से भी तेल आ रहा है, तो तमाम तरह के भारत ने तेल के लिए और गैस के लिए इंतजाम करने का प्रयास किया है। जो भी है, गैस है, ऑयल है, उसके विषय में बैठक हो रही है और सब कार्य हमारा अच्छा चल रहा है। डिसीजंस अच्छे लिए जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, और हमको शांति बनाए रखनी चाहिए और किसी को भी किसी तरह की गलत न्यूज़ नहीं देनी चाहिए, और मेन है कि शांति यहाँ पर बनी रहनी चाहिए। जबकि विपक्ष भी पीएम मोदी की इस बैठक को एक सही कदम बता रहा है और ऑल पार्टी मीटिंग की बात भी कर रहा है। इससे परिस्थिति सिर्फ उसी रीजन तक नहीं, पूरी दुनिया भर में ऐसे परिस्थिति बन चुकी है जहाँ पे सब खाने पीने सबकी शॉर्टेज पड़ेगी, क्योंकि जो उस एरिया से सबसे ज़्यादा जो तेल की खपत होती है, और हमारे देश में खास करके उसकी तकलीफ हो रही है कि 80% से ज़्यादा जो हमारी एनर्जी की सिक्योरिटी की नीड्स होती हैं उसी रीजन से आ रही हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री ने बैठक रखी है, एक इम्पॉर्टेंट बैठक है, और सारे ही उसमें मंत्री शामिल हुए हैं कि कैसे उसको सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है, कैसे जनता पे इसका भार ना पड़े। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वो उस पर ध्यान देंगे। तो आई वेलकम दिस मूव, और मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ईरान से बात कर रहे हैं, बाकी सारे मिडिल ईस्ट नेशन से बात कर रहे हैं, इजराइल से उनकी बातचीत है, तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव भी डालेंगे कि दे शुड बी टॉकिंग, एंड ये जो वॉर है उसको डीएस्केलेट करेंगे। PM should have taken a meeting immediately after being. Now this is like a post-mortem. He should have avoided this LPG and oil crisis if he has conducted this high-level meeting and also all-party meeting. The mood of the nation is that this crisis should not deepen in the country. जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय नागरिकों को इस युद्ध के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें ताकि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। साथ ही राज्यों को जरूरी चीजों की कालाबाजारी और जमाखोरी न होने देने की बात भी कही गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। इसी बीच इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कुल 23 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी की इस सूची के सामने आने के बाद राज्य की सियासत में नई हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। सूत्रों के अनुसार इन उम्मीदवारों का चयन क्षेत्रीय समीकरण, सामाजिक संतुलन और संगठन की रणनीति को ध्यान में रखकर किया गया है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आईएसएफ की ये पहली सूची चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला पहले से ही कड़ा माना जा रहा है। फिलहाल सभी की नजरें अब बाकी के दलों के उम्मीदवारों की सूची और आगामी चुनावी गठबंधन पर टिकी हुई है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया बता दिया और चेतावनी भी दी कि राज्य को निशाना बनाने वालों का बुरा अंजाम होगा।
शनिवार को ईद के बड़े कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर यह टिप्पणी की थी। ममता बनर्जी ने आरोप भी लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अगले महीने होने वाले बंगाल चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर जमकर हमला बोला। देखिए इस खबर पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के दौरान पीएम मोदी को घुसपैठिया कहने पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर SIR के जरिए वोट देने का अधिकार छीनने का आरोप लगाया। यहाँ तक कि सीएम ममता बनर्जी ने पीएम तक को घुसपैठिया कह दिया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जब आप विदेश जाते हैं तो नेताओं से हाथ मिलाते हैं और मित्रता की बातें करते हैं। यह आपकी पसंद है और मैं सभी देशों का सम्मान करती हूँ, लेकिन जब आप भारत लौटते हैं तो अचानक हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू हो जाता है और लोगों को घुसपैठिया कहा जाने लगता है। आप फिर नाम हटाने और लोगों को घुसपैठिया करार देने की बात करते हैं। मैं कहूंगी कि आप और आपकी सरकार सबसे बड़ी घुसपैठ करने वाले हैं। ममता बनर्जी का ये बयान न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। यह बयान न सिर्फ व्यक्तिगत हमला माना जा रहा है बल्कि इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने सीएम ममता के इस बयान पर कड़ा पलटवार किया है। ममता बनर्जी मोदी जी को घुसपैठिया बोल रहे हैं और जो यूसुफ पठान आगे यहाँ MP बन सकता है, गुजरात से, बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा आ सकते हैं, वो घुसपैठिया नहीं है। बांग्लादेश से घुसपैठिया रोहिंग्या आ सकते हैं, वो नहीं है। प्रधानमंत्री घुसपैठिया है। काल खिलाफत कमेटी का प्रोग्राम में जाकर देश के प्रधानमंत्री को घुसपैठिया बता रहा। ये कोई रिलीजियस प्रोग्राम में क्यों बोलता है? मैं इतना रिलीजियस प्रोग्राम में जाता हूँ, कहाँ बोलता हूँ ये यहाँ बीजेपी को वोट दो, मुख्यमंत्री इतना खराब है, नहीं बोलता हूँ। देखिए, ममता बनर्जी को झूठे और व्यर्थ के आरोप लगाने की एक आदत बन गई है और ये उनके DNA में चला गया है। अगर उन्हें लगता है कि जो वास्तविक मतदाता थे और उनका नाम काटा गया तो वो सबूतों के साथ चुनाव आयोग को बताएं। वो चुनाव आयोग को नहीं बताएंगी, लेकिन वो मीडिया के जरिए इस तरीके के आरोप लगाती है जिनका कोई आधार नहीं है और इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी बौखलाहट से भरी हुई है क्योंकि सत्ता पश्चिम बंगाल की उनके हाथ से निकल रही है। हालांकि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सीएम ममता के बयान का समर्थन किया है। पप्पू यादव का कहना है कि अगर आप राज्य की चुनी हुई सरकार को परेशान करोगे और राज्य में पत्थरबाजी करवाओगे तो ममता बनर्जी तो ये सब कहेंगी ही। आप चुनी हुई सत्ता को परेशान कर रहे हो और बाहर से बाहर जेलों से गुंडे बुला करके आप पत्थरबाजी करोगे तो बट नेचुरल है, बंगाल में बाहर से आकर के दंगा करवाने का काम होगा तो ममता दीदी का जो बयान है वो सही साबित हो जाता है। इस बयान के बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने सीएम ममता के इस बयान को प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ बताया है। हालांकि टीएमसी के समर्थक इसे राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा मानते हुए ममता बनर्जी का बचाव कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में सरगर्मी तेज हो गई है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। राजधानी में रेखा गुप्ता सरकार कल सदन में अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही हैं। आपको बता दें इस बार का बजट कई मायनों में खास माना जा रहा है क्योंकि इसे विकसित दिल्ली के विजन के साथ तैयार किया गया है। सूत्रों के अनुसार इस बार बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना बताई जा रही है। वहीं सरकार की ओर से इस बार ग्रीन बजट पर विशेष जोर दिया जाने की भी तैयारी की जा रही है। और इस बार का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि इस बार बजट सत्र में उपराज्यपाल का अभिभाषण शामिल नहीं होगा, जो पिछले सत्रों से अलग माना जा रहा है। इस खबर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से आरंभ हो रहा है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार मंगलवार को अपना दूसरा बजट पेश करेगी, जिसमें इस बार ग्रीन बजट की योजना है। पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
बता दें ये सत्र 23 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। इसमें 24 मार्च को वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। इस बार बजट की राशि 1 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है। बजट सत्र में इस बार उपराज्यपाल का अभिभाषण नहीं होगा। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि ये बजट विकसित दिल्ली के विजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2026-27 हमारी सरकार का ये दूसरा बजट दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला, दिल्ली में रह रहे लगभग 3 करोड़ लोगों को सुविधाएं देने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट होगा। ये बजट दिल्ली के विकास को और अधिक गति देते हुए दिल्ली की एक पॉजिटिव इमेज, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां जनसाधारण खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर सके। बता दें कि इस बार के बजट की खास बात यह है कि इसे तैयार करने में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सरकार ने छात्रों, महिलाओं, व्यापारियों और विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए हैं ताकि बजट ज्यादा व्यवहारिक और जनहितकारी बन सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री अथवा फाइनेंस मंत्री के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिल्ली को कल दूसरा बजट देने जा रहे हैं। और इस बजट की खूबी ये है, दिल्ली में जो हम पिछले लगभग 30 सालों से पर्यावरण से लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी सरकारें लगभग नाकाम रही, झूठे वादे और झूठी बातें करते रहे, हर साल दिलासे दिलाते रहे। हमारा बजट ही आज ये ग्रीन बजट है, दिल्ली को पर्यावरण के रूप में बचाने वाला बजट है, दिल्ली को साफ हवा देने के लिए साफ पानी देने वाला बजट है। इसीलिए इस बजट को ही ग्रीन बजट का नाम दिया गया है। दिल्ली की जनता के आशाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने अनेक लोगों से चर्चा करने के बाद इस बजट को तैयार किया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये बजट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पुनः दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है जिसमें दिल्ली का बजट पेश होना है। आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। आज खीर सेरेमनी के साथ बजट का जो एक परपेचुअल है उसको शुरुआत होगी। इकोनॉमिक सर्वे आज पेश किया जाएगा और कल बजट, दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। जैसे पिछली वर्ष ऐतिहासिक बजट था, 1 लाख करोड़ का बजट था, उम्मीद है कि इस बार उससे भी बड़ा होगा। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर दिल्ली की सरकार दिल्ली के विकास कार्य में जिस प्रकार से काम कर रही है, बजट के लेके अंदर, उसके अंदर भी तमाम योजनाएं उसके अंदर अंकित होंगी और निश्चित तौर के ऊपर महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है। देखिए, अभी तो बजट पहले तो हम नहीं बता सकते हैं। मुख्यमंत्री आएंगे, बजट प्रस्तुत होगा और निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले वर्ष में दिल्ली खुशहाल हुई है, दिल्ली का विकास हुआ है, दिल्ली का जिसे कहना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हो रहा है, उसको लेकर ही बजट होगा। और हमारे संकल्प में जो चीज़ें थीं, कैसे हम दिल्ली को बेहतर बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, विकसित बनाएं, उन्हीं संकल्पों के साथ हम इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। मीठी खीर, मीठा सेशन, इस बजट के अंदर दिल्ली के हर विभाग का, हर लोगों का ध्यान रखा गया है। आप देख रहे हैं सारे मेरे किसान भाई, ट्रांसजेंडर, युवा, महिला, सभी लोगों का बड़ी डीपली से ध्यान रखा गया है। ये इतना सुंदर बजट है कि अभी आप देखेंगे हर चीज का ध्यान रखा गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले भी 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर चुकी हैं, जिसे उस समय ऐतिहासिक बताया गया था। उस बजट में परिवहन, महिला कल्याण, यमुना सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर बड़े ऐलान किए गए थे। दिल्ली का ये बजट राजधानी के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली के इस बजट सत्र पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि सरकार किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है
और दिल्ली के विकास के लिए कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर वाराणसी से है, जहां शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गो रक्षा अभियान को और व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। शंकराचार्य ने वाराणसी में 27 सदस्यीय चतुरंगिणी सेना के गठन की योजना का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि इस सेना का उद्देश्य गो रक्षा से जुड़े कार्यों को संगठित और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाना होगा। इस घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और धार्मिक और सामाजिक संगठनों के बीच इस पहल को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तैयार हो जाएगी ऐसी आशा की गई है। 27 सदस्यीय एक चतुरंगिणी सभा का निर्माण हमने आज कर दिया है। ये सभा प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 10 महीने में सेना को धरातल पर काम करते हुए दिखाने के लिए वचनबद्ध है। इसका स्वरूप ये है कि ये शंकराचार्य जी की चतुरंगिणी है और इस उद्देश्य से अस्तित्व में आ रही है कि हिंदुओं के मन में जो भय व्याप्त है तरह तरह का, वो सच नहीं बोल पा रहे हैं, वो सच के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनकी मजबूरी हो गई है कि वो झूठ का समर्थन करें, तो उस भय से उनको मुक्ति दिलाने के लिए कार्य हाँ, सिद्धांत ये है कि निर्बल का बल बनो और उसके लिए तरीका है टोको, रोको और नहीं तो ठोको। तो टोको का मतलब है कि कहना पड़ेगा कि भाई ये गलत हो रहा है, हो सकता है इससे सुधार आ जाए। अगर सुधार नहीं आता है तो फिर खड़े होकर रोकना पड़ेगा कि आपको रुकना होगा, ये ठीक नहीं। और अगर उतने पर भी कोई नहीं मानता है तो फिर उसको ठोको। ठोको का मतलब सीधे लकड़ी लेकर के या गोली लेके प्रहार कर देना नहीं है, उसके ऊपर लिखित रूप से शिकायत करना, पंचायत करना आदि आदि जो भी संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार हैं वो आरंभ कर दिए जाए। तो ये हमारा तरीका होगा, टोको, रोको, ठोको। परसा जो है ये परशुराम जी ने धारण किया था। उन्होंने पहले वेदाध्ययन किया, तपस्या करते थे, लेकिन उनके आश्रम में गायें थीं। उनके ऊपर सहस्रार्जुन नाम का जो राजा था उसने आक्रमण कर दिया और गायों को सताने लगा। तो गायों के दुख को दूर करने के लिए गवाम दुखम अपाकर तुम शस्त्रम जग्राह भार्गव, वहाँ लिखा हुआ है पुराण में कि गायों के दुख को दूर करने के लिए वैदिक होकर के, ऋषिपुत्र होकर के भी उन्होंने शस्त्र धारण किया, ये परशु धारण किया। तो उसी के प्रतीक में आज भी यही हो रहा है। गायों को दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए ये परशु धारण किया। बताया ना कि परशुराम जी ने परशु धारण किया था गायों को बचाने के लिए, इसीलिए परशु। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किए जाने की खबरों के बीच पूरी दुनिया में तेल और गैस संकट की आशंका जताई जा रही है। भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। अब हालांकि अहमदाबाद से जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ एक पेट्रोल पंप के ऑनर ने साफ तौर पर कहा कि इन अफवाहों को मैं खारिज करता हूं। पेट्रोल पंप संचालक का कहना है कि आप खुद देख सकते हैं, हमारे यहाँ पेट्रोल की गाड़ी अभी भी खाली हो रही है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। लोग बेवजह अफवाह फैला रहे हैं। हमारे यहाँ हर दिन 3 दिन में पेट्रोल की सप्लाई आती है और नियमित रूप से खाली होती है। नहीं, पहले तो मैं बता दूं कि मेरा पेट्रोल पंप है 1965 से चालू। वाहन सहकारी मंडी नाम का पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम का है। 1965 से हर तीसरे दिन हमारी गाड़ी आती है। ये जो सब लोग बोल रहे हैं कि भाई पेट्रोल की दिक्कत है, वो सब अफवाहें हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात बोले तो इतने जो युद्ध चल रहा है 22 से 23 दिन से जो युद्ध चल रहा है, वो तनावपूर्ण वातावरण में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अच्छा, वो बोलते हैं अच्छा कर रही है, वो कोई दिक्कत नहीं आ रही है पेट्रोल की कमी की, वो काम भी वो लोग अच्छा कर रहे हैं। तो सब मिला के देखने जावे तो कोई दिक्कत है नहीं। और हमारा रोज का सेल भी देखे तो 7000 केल का तो हमारा वो सेल है। तो ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं है कि ये सब क्या ऐसी बातें कर रहे हैं, सब पता नहीं चलता। बाकी पेट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हर हमारी जो तीसरे दिन जो गाड़ी आती है 20,000 लीटर की गाड़ी आती है। अभी आप देख रहे होगे तो अभी हमारी गाड़ी भी खाली हो रही है।
हमारा जो कर्मचारी है वो भी फ्री नहीं बैठे। ऐसा भी नहीं है कि सेल लिए तो फ्री बैठे। अभी आप शायद अभी वीडियो वहाँ करोगे तो देखो गाड़ी खाली हो रही है, हमारा सेल चालू है और ब्लाइंड भी लगी हुई है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है। हमारे वहाँ अभी देखने जाओ तो 15 से 16 कर्मचारी है और 2 शिफ्ट में काम चालू है। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक हमारा पेट्रोल पंप चालू रहता है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।